नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान पॉलिटी। और पॉलिटी में भी संविधान की विशेषताओं के बारे में हम पहले विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए संविधानवाद। संविधानवाद शब्द सुना होगा आपने। संविधानवाद कहते किसे हैं? देखिए, अगर किसी भी देश या शासन हो, प्रशासन हो, उसके ऊपर किसी राजा का अथवा किसी प्रशासक का अगर अधिकार हो, तो अगर वो भला आदमी है तो देश को बहुत अच्छे से चलाएगा और कानूनों का सदुपयोग करेगा। लेकिन लेकिन अगर वो ग्रीडी है, थोड़ा सा सेल्फिश है, जैसे कि अपने श्रीलंका में, तो वो क्या करेगा कि वो जो राज्य सत्ता में जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग करेगा। और उनका दुरुपयोग करते करते पूरे देश को बर्बाद कर देगा या फिर उन पर अत्याचार करेगा। तो उससे बचने के लिए एक लिखित या अलिखित व्यवस्था की गई कि राज्य को उसी कानून या नियम के अनुसार चलना होगा और अपने क्षेत्राधिकार में रहना होगा। उसे ही हमने कहा संविधानवाद। ठीक है। और यहाँ पर कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने संविधानवाद के बारे में कहा है, जैसे कि के.सी. व्हीलर और डब्ल्यू.जी. एंड्रयूज के अनुसार संविधानवाद का अर्थ है शक्तियों का विभाजन, ना कि शक्तियों का केंद्रीकरण। देखिए, केंद्रीकरण क्या होता है? मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में केवल आपकी ही या आपके घर में जो सबसे बड़ा उसकी ही सुनी जाती है, तो वो हो गया आपका शक्तियों का केंद्रीकरण, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति की सुनी जा रही। और यदि सबका मत लिया जाता है फिर बाद में एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, तो वो है शक्तियों का विभाजन, की सबके अलग अलग कार्य हैं, उस हिसाब से पूरा घर चलाया जाता है। ठीक है। अब एक चीज़ देख लीजिए कि ये संविधानवाद कहाँ कहाँ हो सकता है। तो संविधानवाद राजशाही में भी हो सकता है, गणराज्य में भी हो सकता है, अजात वर्गीय राज्य या लोकतंत्र में भी विद्यमान हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि संविधानवाद होने के लिए आपका लोकतंत्र ही हो, वहाँ पर राजशाही भी हो, तो भी अगर वो नियम से चलेंगे और सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो भी वहाँ पर संविधानवाद चल सकता है, जैसे कि ब्रिटिश। और इसके बाद अगर वहाँ पर कोई भी कुलीन वर्ग है, तो वहाँ पर भी अगर देखिए नियम कानून से चल रहे हैं और जनता का शोषण नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर संविधानवाद रहेगा। तो इसीलिए वो बनाया गया। अब हम बात करते हैं अपने संविधान की, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, थ्योरी आपको कहीं भी लिखी मिल जाएगी, यहाँ पे भी लिखी है, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की वैरायटी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बनते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं किसी भी एग्जाम में। आप देख लें, अगर पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 2 आएंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से और उसकी प्रस्तावना से, जरूर आते हैं। तो देख लीजिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं में लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान। देखिए, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा विस्तृत भी है। तो और इसमें जो मूल संविधान, देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। और कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। और ये सबसे लंबा संविधान क्यों हो गया? देखिए, अपने संविधान को विभिन्न देशों से लिया गया, तो वो सब मैनेज करना था। और विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, उनके बारे में भी हमें उनको उनके बारे में मतलब लिखना था। और उनको आगे बढ़ाने, उनके उत्थान के लिए कानून व नियम बनाने थे। इसलिए हमारा संविधान सबसे विस्तृत संविधान बना। और इसका मैक्सिमम हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान का अधिकतर हिस्सा कहाँ से लिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां? 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां सम्मिलित थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं
दूसरी विशेषता, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। तो देखिए, जो भारत का संविधान है वो ना तो बहुत कठोर कठोर इन द सेंस, मतलब ये नहीं है कि पत्थर की लकीर है, और इतना लचीला भी नहीं कि चाहे जो आके उसको बदल दे, कि बोले आज से ऐसा नहीं होगा या आज से ऐसा होगा। हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका बनाया गया है। कुछ नियम ऐसे हैं, कुछ कानून संविधान संशोधन ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से पास होते हैं, और उसमें भी आधे से अधिक राज्यों को अपनी सहमति देनी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ हैं दो तिहाई बहुमत से और कुछ हैं साधारण बहुमत से, यही हमने बताया। तो नम्य भी है और कठोर भी है, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बना के हमारा संविधान बनाया गया। अब देख लीजिए लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य किसे कहते हैं? जहाँ पर संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। मतलब अगर कोई कहे कि भारतीय संविधान को जो संप्रभुता है वो कहाँ निहित है, क्वेश्चन है, तो वह भारत के लोगों में निहित है। और वो क्यों है? क्योंकि वयस्क मताधिकार के द्वारा हम लोग निर्वाचित प्रतिनिधि भेजते हैं और स्वयं को कहते हैं कि हमारे ऊपर आप शासन कीजिए, लेकिन वो होते किसके द्वारा चुने हुए? वो हमारे द्वारा ही चुने हुए होते हैं। दूसरी बात, भारत का एक राष्ट्रपति होता है जो देश का सर्वोच्च अधिकारी है और निश्चित समयावधि के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गया और वो आजीवन बना रहे, निश्चित समय के लिए है और वो भी चुना जाता है। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, आप देख ले एक बात, भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी तो किसी के अंडर नहीं होना चाहिए। तो कॉमनवेल्थ में जो जिसके प्रमुख हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य है, लेकिन वो एक सिंबॉलिक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक सिंबॉलिक तौर पर है कि हम पहले ब्रिटिश कॉलोनी थे, हम उन देशों में जो ब्रिटेन से आज़ाद हो गए थे, इसलिए उससे हमारी संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप। तो भारत ने ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई, ये क्वेश्चन आता है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया है। यह सरकार की एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। इस प्रणाली में कार्यकारिणी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह सत्ता में तब तक बनी रहती है जब तक से विधायिका का विश्वास प्राप्त है। अगर विश्वास खत्म तो इसको इस्तीफा सामूहिक रूप से देना पड़ेगा। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल मंडल का गठन विधायिका से ही किया जाता है, ये हमें मालूम है। विधायिका से ही तो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन। और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्य शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और ये क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो आप, और इनमें से कोई नहीं, तो आप लगाएंगे लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। और यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सदन में विश्वास खो देती है तो वह इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है, बाध्य होती है। और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। और राज्यों में भी सरकार संसदीय सेम होता है, राज्य में भी, बस उनमें संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हो जाता है। अब एक चीज देख लीजिए, संसदीय संप्रभुता और भारतीय संसद की स्थिति। संप्रभु मतलब समझते हैं? संप्रभु नाम से देख लो ना, संप्रभु। अगर अगर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा भी ना हो सके, बोले तुम ही खुदा हो, जो कह दिया वही सच है। तुमने कहा कि रात तो रात, तुमने कहा दिन तो दिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे
जो संसद है वो संप्रभु हमारी, मतलब अगर ऐसा होता तो ये कहाँ है, न्यायिक समीक्षा कहाँ नहीं हो सकती, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की संसद संप्रभु संप्रभु है। अब भारत की संसद के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका अगर कानून को खारिज ना करे तो भी इसको क्या कहेंगे, संप्रभु। जैसे भारत में कोई कानून आया, मान लो कृषि कानून आया, तो हम क्या है, कोर्ट चले जा सकते हैं ना किसी कानून के खिलाफ कि आप न्यायिक समीक्षा कर दीजिए कि ये सही है कानूनी रूप से या गलत है, ये हमें बताइए कि संवैधानिक रूप से सही है या गलत है। कोर्ट आप चले जाते हैं। जबकि कहीं कहीं पर संसद ने अगर कानून बना दिया तो उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, उसको कहते हैं संप्रभु संसद। तो यही लिखा है, संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संविधान का सिद्धांत है। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च कानूनी अधिकार प्रदान है। अब क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या भारतीय संसद संप्रभु है? तो देखिए, भारत की संसद ब्रिटेन के समान निरपेक्ष या निरंकुश नहीं है, क्योंकि यह संविधान के उपबंधों के अधीन है। साथ ही भारतीय संसद को अधिकार और शक्तियां प्रदान करती हैं। इसके कुछ सीमाएं हैं। मतलब यह है कि संसद केवल उन्हीं विषय में कानून बना सकती है जिनके बारे में संघ सूची या समवर्ती सूची में निर्दिष्ट है। मतलब हमारे संविधान लिखा है कि इस सूची पर आप कानून बना सकते हैं, अधिकार क्षेत्र के बाहर आप नहीं जा सकते। और संसद द्वारा बनाए गए कानून उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अधीन होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अधीन होता है। मतलब कि अगर कानून आधारभूत, संविधान की जो आधारभूत संरचना है, संविधान के जो आधारभूत प्रावधान है उनके विरुद्ध है, तो उससे संबंधित न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के विपरीत भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। तो देखिए, भारत में सर्वोच्चता किसकी है, संविधान की। ब्रिटेन में सर्वोच्चता किसकी है, ब्रिटेन में सर्वोच्चता है संसद की। और अब अगली विशेषता अब देखते हैं, संघीय और एकात्मकता का मिश्रण। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तथापि भारत एक संघीय गणतंत्र है जरूर, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। एक सेकेंड, लेकिन संघीय शब्द का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है। अब संघीय राज्य होता किसे? कोई राज्य संघीय होता है यदि सरकार दो स्तरों में विभक्त हो तथा दोनों के मध्य शक्तियों का विवरण हो। जैसे अपने यहाँ एक स्तर क्या है, केंद्र सरकार, एक स्तर क्या है, राज्य सरकार। और लिखित संविधान होता है जो देश का सर्वोच्च कानून होता है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है, हाँ है, लिखित संविधान भी है और वही देश का सर्वोच्च कानून भी है। और संविधान की व्याख्या और केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान होता है। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, हाँ है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, संघीय विशेषताओं में ही आ गया। तो संघीय विशेषता, भारत का संविधान लिखित है एवं संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय विद्यमान है जो कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से स्वतंत्र है। इनका किसी का जोर उच्चतम न्यायालय पे नहीं चलता। ये तो हो गई संघीय विशेषताएं। तो क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र न्यायालय भारत के संविधान की या भारत की कैसी विशेषता है? तो वो है हमारी संघीय विशेषता। अब थोड़ा सा एकात्मक विशेषताएं देख लेते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं। एकात्मक विशेषता, जैसे अमेरिका है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। आपको राष्ट्र की भी नागरिकता मिलेगी और आपको वहाँ पे
जो स्टेट्स हैं उनकी भी नागरिकता मिलेगी। भारत में सिंगल है, ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हैं तो यूपी के अलग आपको नागरिकता मिल रही है और इंडिया के हैं वो तो मिल ही मिल रही है। और भारत में संपूर्ण देश के लिए एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब एक ही कानून चलता है और एकीकृत न्यायपालिका है। जिला न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यही स्तर है और ये हर जगह है। ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं जैसे प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये सब एकात्मक विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। इन सभी सेवाओं के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, चूंकि ये सेवाएं केंद्र द्वारा नियंत्रित होती हैं तो कुछ हद तक राज्यों की स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार है और उसमें मान लीजिए वो खनन करना चाह रही, और केंद्र सरकार ने क्या कहा कि अपने आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, अपने क्या मतलब वो तो सारे केंद्र के ही होते हैं, उन्होंने राज्य में भेज दिए जो इसके खिलाफ हैं या इसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और वो सरकार के सारे पे ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषता आपातकाल का प्रावधान है। मान लीजिए कोई विपत्ति आ गई या कोई समस्या आ गई तो पूरे देश को अगर एक हाथ में लेना है तो इसका भी ऑप्शन है हमारे पास, आपातकाल। आपातकाल के दौरान केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और संघीय संसद को राज्यों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या क्वेश्चन है, आपातकाल के समय संघीय संसद को राज्यों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष, इन्होंने कुछ फेमस पर्सनालिटीज है, उन्होंने कहा जैसे कि केसी वेयर ने कहा कि भारतीय संविधान सरकार की एक अर्ध संघीय प्रणाली है। तो भारत का संविधान कैसा, अर्ध संघीय, क्योंकि ना तो वो संघीय है ना एकात्मक है। तो भारत एक अर्ध संघीय प्रणाली, इसके अतिरिक्त एकात्मक विशेषताओं के साथ एक एकात्मक राज्य का प्रावधान करता है। ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान में अपनाई गई राजनीतिक प्रणाली समय एवं परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मकता के साथ साथ संघीय भी हो सकती है। मतलब जैसी राष्ट्र को जरूरत पड़ेगी वैसी प्रणाली अपना ली जाएगी। अगर आपत्ति आ जाए, अटैक हो जाए, अर्थव्यवस्था फेल हो जाए तो हम एकात्मक प्रणाली अपना लेते हैं और सब कुछ ठीक है। सत्ता का हमको विकेंद्रीकरण करना है, माने लोगों ज़्यादा से पंचायती राज व्यवस्था हमने अपना ली, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी भी हम दे सकते हैं जिससे लोकतंत्र सुचारू रूप से चल सके। ठीक है। अब देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तविक संघीय संविधान अपनाने वाला पहला देश था। इसकी संघीय संरचना अभी भी संदर्भ में यह निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है कि कोई संविधान संघीय है या नहीं है। देखो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि वह पहला कौन सा देश है जिसने वास्तविक रूप से संघीय संविधान पहली बार अपनाया। तो वो था यूएसए। यूएसए पहला देश था और मतलब कहते हैं ना उसको, देखो वो स्टैंडर्ड सेट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा सिस्टम है तो वो संघीय, उससे नीचे है तो गैर संघीय, और ऊपर तो होगा ही नहीं जब वही बेस्ट है। आगे देखिए, अलेक्जेंड्रोविच के शब्दों में सर्वश्रेष्ठ रूप से संक्षेपित किया जा सकता है कि भारत एक संघ है परंतु एक सुई जेनरिस संघ है, अर्थात अपने ही प्रकार का संघ और अद्वितीय संघ है। भारत जैसा कोई नहीं, भारत जैसा कोई नहीं है। ब्रिटिश जब संघीय सिस्टम के बारे में हमें बता रहे थे, आज़ाद करके जा रहे थे, तो उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि भारत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हुआ क्या, आज़ादी के बाद ब्रिटिश हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते थे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान लंबा जाएगा, क्योंकि एक देश, उसमें भी 4 स्टेट 5 स्टेट, ज़्यादा संघीय सिस्टम कुछ था नहीं, वो भी एक रिलीजन, तो उन्हें लगता था कि ये तो मजबूत देश बनेगा। और भारत के बारे में कहते थे कि इतनी इसमें विविधताएं हैं, एक दिन ये टूट के बिखर जाए, इसलिए वो पहले भारत से दूर भागते थे। अब उन्हें पता चल गया कि नहीं, ये लंबी रेस के घोड़े हैं। अब
देखिए, असिमेट्रिक फेडरलिज्म, असममितीय संघवाद। भारत के संविधान में ये विशेषताएं आ रही हैं हमारे संविधान की। भारत के संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। थैंक्स टू अमित शाह, मोदी जी, और जो भी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जो भी हैं सबको, जो यहाँ पर हमें थे लिखना पड़ रहा है। साथ ही भारत संविधान के सभी उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे, अब होते हैं। हाँ, ये बात थोड़ा अच्छा लगा। इसके अतिरिक्त देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो अलग अलग अनुच्छेद हैं जिनमें विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात अनुच्छेद 371, नागालैंड 371 ए, नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 371 डी व ई। और देखिए आंध्र प्रदेश से हम ऐसे याद रखते हैं रेड डी, तो डी और ई, ठीक है। असम बी, नागालैंड ए, सब 371 है। महाराष्ट्र व गुजरात 371, 370 जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र गुजरात 371, नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश रेड्डी से याद रखो डी एंड ई, सिक्किम अनुच्छेद 371 एफ, मिजोरम 371 जी, और अरुणाचल प्रदेश 371 एच, और गोवा 371 आई। इनमें से कोई भी एक पूछ लेता है, अलग से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये विशेष प्रावधान है। उपबंध विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक समस्याओं और मांगों के कारण बनाए गए। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दें, किसी राज्य में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और किसी में घट रही है, तो उस पर अगर नियंत्रण कानून लगा देंगे जिस पे घट रही है, तो उसकी तो जनसंख्या और घटती चली जाएगी, तो ये तो समस्या का कारण बन जाएगा। और किसी राज्य की, मान लो यूपी है, बिहार है, इनकी वृद्धि दर बहुत अधिक है और इन पे नियंत्रण कानून लगाएंगे तो इसमें फ़ायदा है, और जहाँ पर जनसंख्या घट रही है वहाँ पे नियंत्रण कानून का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए विशेष परिस्थिति के हिसाब से, विशेष प्रादेशिक समस्याओं और मांगों के हिसाब से विशेष प्रावधान किए गए थे। बस जम्मू कश्मीर के साथ कुछ ज़्यादा ही विशेष कर दिया था उसे, तो उसे कुछ विशेष आदमियों ने विशेष तरीके से विशेष दिन हटा दिए, ठीक है। अब आते हैं अगली विशेषता, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देखिए, भारतीय संविधान भारत के लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी को कुछ आधारभूत अधिकार देता है, जिनकी चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। इन्हें मूल अधिकारों के रूप में जाना जाता है। देखिए जो ये भाग हैं, कौन से भाग में क्या है, ये आगे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा बस विशेषता देखते जाइए, विशेषता से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उससे गौर करिए। बस इतना ही कंप्लीट हो जाएगा और आगे इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बस। तो किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके लेक्चर हमें लाने हैं 40 से 45, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, तो हम करते रहें, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में मूल रूप से ये भी आता है, ये तो बच्चों वाले एग्जाम में आता है कि 7 थे, अब 6 संख्या रह गई है मौलिक अधिकारों की, और कौन सा हट गया है, संपत्ति का। तो ये 6 देख लो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद आ जाता है, इसका सीधा सीधा अनुच्छेद आ जाता है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 मूलतः एक मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये भी आ जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम 44 में 1978 द्वारा हटा दिया गया है, और वर्तमान में यह केवल एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, मूल अधिकार राज्य के नकारात्मक दायित्वों के रूप में वर्णित है, नकारात्मक दायित्वों के रूप में वर्णित है, और ये राज्य की सत्ता के विरुद्ध सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। देखिए नकारात्मक दायित्व और सकारात्मक दायित्व क्या है। देखिए जिन चीज़ों के हनन पर
आप कोर्ट जाएं, कहें कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी बातें सुनी नहीं गई, हमें हमारे, वो कहते हैं ना हमारी मांगे पूरी करो वाला सिस्टम, तो उनकी मांगे अगर पूरी नहीं करेंगी तो वो हो गए नकारात्मक दायित्व। तो आप कुछ मांग रहे हैं ना, और राज्य नहीं दे पा रहा है, राज्य मना कर रहा है ना, आपने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए और राज्य मना कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नकारात्मक दायित्व। तो ये राज्य की सत्ता के विरुद्ध सीमाओं के रूप में बढ़ते हैं। और मूल अधिकार जो हैं वो न्यायोचित हैं। इन अधिकारों में से किसी का भी अतिक्रमण होता है तो कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायपालिका अर्थात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। ठीक है। और ये देखिए, मूल अधिकारों में प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32, ये देखिए, आप क्या करते हैं, अनुच्छेद डायरेक्ट याद करते हैं, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, नहीं। जो हमारे संविधान में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ रहे हैं ना, जैसे अनुच्छेद अभी 31 है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यही क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों के अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो यह है अनुच्छेद 32। इसके तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में, उच्च नहीं उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, भारत में मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य और समाज की सुरक्षा व अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता, और वो भारत की कोई भी गुप्त सूचना लीक कर रहा है, बोला मुझे तो स्वतंत्रता का अधिकार, मैं जो चाहूँ करूँ, मेरी मर्जी। तो नहीं, ये असीमित नहीं है। देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा अथवा बाह्य सुरक्षा के लिए इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, ना चिल्लाने लगते हैं थोड़ी देर में कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। अब इसमें आगे देखते हैं विशेषताओं में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की अनूठी विशेषता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये निर्देशात्मक प्रकृति के हैं, अर्थात सरकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए लागू कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो लिखा है इसको ये बताना है कि हमारी पॉलिसीज किस टाइप की रहेंगी। नीति निर्देश, हमारी पॉलिसीज किस टाइप की रहेंगी, मतलब जब संविधान लिखा गया था कि जब हम देश चलाएंगे तो किस पर फोकस करेंगे, तो इसमें अपनी पॉलिसीज में लिखा है कि जीविका के लिए पर्याप्त साधन, पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन, लोक हित के लिए धन का वितरण करेंगे, निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देंगे, काम का अधिकार देंगे, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक हिताय ग्राम पंचायतों का गठन भी करेंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। इन सिद्धांतों में अधिकांश भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं। मतलब भारत में आपको कैसे चलना है, ये है नीति निर्देशक तत्व, ये आपकी नीति को निर्देशित करते हैं। हालांकि ये न्यायोचित नहीं है, मतलब न्यायोचित का मतलब वो हिंदी वाला नहीं है कि न्याय के लिए उचित नहीं है, मतलब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भारत की सरकार ने या किसी व्यक्ति ने भारत के नीति निर्देशक तत्वों का हनन किया। फिर भी इन सिद्धांतों को देश के साधन के लिए आधारभूत कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, 42वें संशोधन अधिनियम 1976, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब जोड़ा गया, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के पश्चात मूल कर्तव्यों का एक नया भाग 4A जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का उद्देश्य नागरिकों को यह स्मरण कराना है कि जिस प्रकार नागरिक अपने अधिकार का आनंद लेते हैं उस प्रकार उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य से संबंधित होते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ अधिकार हैं, कुछ आपके देश के प्रति या समाज के प्रति कर्तव्य भी तो हैं, तो उनका वर्णन किया गया है भाग 4A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है इस पे, पंथ निरपेक्ष राज्य। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इस पे, कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है। देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि, ऑप्शन उसमें दिए हुए थे, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि उसमें किसी भी धर्म को कोई जगह नहीं। पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य ना तो धार्मिक है ना अधार्मिक है ना धर्म विरोधी है, बल्कि धर्म के मामले में राज्य की जब हम बात करते हैं तो देश की बात करते हैं। राज्य क्या है? तटस्थ है। मतलब आप अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य ना उसका विरोध करेगा ना उसका प्रचार करेगा, बस आपकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बने। अगली विशेषता देख लीजिए, स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका। अगर विधायिका द्वारा कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा कोई भी कार्रवाई संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उच्चतम न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा या निरस्त कर सकता है। देख, आजकल तो फैशन बन गया है कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाए या कोई भी कानून लाए तुरंत कोर्ट चले जाते हैं। और अगर वो गलत हो ना, मतलब अगर कानून सम्मत या संविधान सम्मत ना हो तो कोर्ट क्या करे, उसको शून्य घोषित कर दे। हालांकि ऐसा बहुत कम मामलों में अभी तक हुआ है। अब देखते हैं अगली विशेषता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत का संविधान एकल नागरिकता को मान्यता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ऊपर हम देख चुके हैं विशेषता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसमें हमने बता दिया सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, जिससे राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सके। मतलब सबको लगना चाहिए ना कि देश हमारा है, हमने चुना है, हमने नेता चुना है, हमने मुख्यमंत्री चुना, हमने प्रधानमंत्री चुना, हमने सांसद चुना, जितने भी चुनाव है वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। इस पे जो क्वेश्चन आता है वो है ये जो हाईलाइटेड है, मूल संविधान में वयस्कता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसमें 61वें, ये भी इम्पोर्टेंट, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा घटाकर 18 कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। मूल संविधान में वयस्कता की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा उसे कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। अब आ जाओ आपातकालीन शक्तियां। हमें पता है कि आपातकालीन शक्तियां किस में निहित हैं? भारत के राष्ट्रपति में। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कितने प्रकार के आपातकाल? 3, 52, 56, 60, मतलब अनुच्छेद 352, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए राज्यों में तो 352, सॉरी, अगर 352 अनुच्छेद लगता है संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, 356 लगता है वित्तीय आपातकाल पर, और अगला है आपातकाल अनुच्छेद 360। तो 3 आपको अनुच्छेद याद रखने हैं, 352, 56 और 60। शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, भारत में या भारतीय संविधान के अनुसार सभी की शक्तियां अलग अलग हैं और शक्तियां ओवरलैप होनी नहीं चाहिए। जैसे विधायिका कानून का निर्माण करती, ठीक है, कार्यपालिका कानून को लागू कराती है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है कि यह न्याय सम्मत या संविधान सम्मत हैं या नहीं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि शक्ति पृथक्करण का परंपरागत विचार किसने दिया था? तो वो दिया था मोंटेग्यू ने सन 1748 में अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। उन्होंने कहा था कि इनके कार्य जो हैं, मतलब तीनों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पूर्णतः पृथक हों और इनके कार्यों में कोई ओवरलैपिंग, अतिव्यापन नहीं होना चाहिए। ठीक है। हालांकि इन तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण रहता है लेकिन हस्तक्षेप नहीं। देखिए, हम सब लोग हैं तो एक दूसरे, मान लीजिए हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं तो हम लोगों का एक दूसरे पर नियंत्रण रहता है। माने हम लोग रूल फॉलो करते हैं तो सभी से ये उम्मीद करते हैं रूल फॉलो करें, तो वो होता है नियंत्रण। लेकिन चलते फिरते हस्तक्षेप करोगे तो क्या होगा? लड़ाई। तो हस्तक्षेप नहीं करना है, नियंत्रण एक दूसरे पे रखना है।
और ये भी करना है कि कानून ना तोड़े और या शक्ति का दुरुपयोग ना करे। ठीक है। और आगे देखिए, विधायिका अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती। मतलब प्रत्यायोजन होता क्या है कि उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त शक्तियां दे देना ही कहलाता है प्रत्यायोजन। अब आ जाइए स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था। देखिए, संविधान में कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र अभिकरण भी बनाए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी ऐसे उपकरण थे, लेकिन अभी भी कुछ हैं जो बिल्कुल ही स्वतंत्र है, जैसे निर्वाचन है। देखिए, जो चुनाव कराने वाली संस्था वो तो स्वतंत्र ही होनी चाहिए, किसी पक्ष में नहीं झुकी होनी चाहिए। तो ये क्या कराता है, संसद राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। और इस संस्था को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान भी। किस संस्था, निर्वाचन आयोग। अब कैग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, यह संघ तथा राज्यों की वित्तीय लेखा जोखा और उनका विवरण रखता है, उनको नियंत्रित करता है। संघीय और राज्य लोक सेवा आयोग, यह क्रमशः केंद्रीय और राज्य सरकारों की उच्चतर सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा हेतु परीक्षाओं का संचालन एवं उनकी नियुक्तियों की संस्तुतियां करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। अब हम आगे कंप्लीट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है और कब लिया गया है, और उनकी भी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।